हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल मॉर्निंग में अपडेट दी थी कि शाम तक यानी कि रात तक आपको जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड का जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आया उसके बाद तो ये मान लीजिएगा एक तरीके से भूचाल सा आ गया है। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते समय जो व्यक्ति या जो विद्यार्थीगण सोच रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से फॉर्म भरा था वैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म भरते समय नहीं थी। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आई, वहां पर आपके बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर किसी बच्चे ने या किसी दोस्त को इस चीज के बारे में जानकारी होगी डिटेल में तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर सरल शब्द में समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा आखिर ये फेरबदल क्या क्या है और किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक। और दूसरी रिजल्ट दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आया है। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 7 तारीख के आसपास मिलेगा। लेकिन जो उसमें निकल के आया आंकड़ा, उस आंकड़े के लिए दोस्तों जो बीपीएससी जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, चेयरमैन सर ने भी एक अपडेट दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो पहले मुख्य बात कर लेते हैं अपने एडमिट कार्ड के ऊपर। अगर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा स्कूल टीचिंग हेडमास्टर से रिलेटेड। आप यहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलिए आइए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं कि ये जो आपका एडमिट कार्ड आया है इस एडमिट कार्ड के ऊपर क्या कहा गया। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखे और मेरे को भी दिखे बड़े बड़े अक्षरों में। तो देखो दोस्तों यहां पर एडमिट कार्ड में पहला बिंदु यहां पर क्या कहा गया है कि विज्ञापन नंबर जो है 27 और 2030 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो है टीआरई 2.0 के लिए 2/12/2023 से प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड जो होगा वो डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी कि आपका कल नोटिफिकेशन जारी हो गया था और आज से आप लोगों का ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो रहा है। जाकर वहां डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट पर जाकर कुछ चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। पहला आपको एक पासपोर्ट साइज अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज होना चाहिए 25 KB और जो डायमेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 250 बाई 250। अगर किसी व्यक्ति को करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप साइबर कैफे में करवा लीजिएगा। नहीं तो जो खुद कर रहा है वो सर्च मार लीजिएगा कि हाउ टू रिड्यूस योर फोटो साइज ऑनलाइन करके। तो वहां पर आपको है ना एक साइड आ जाएगी, ज़ोनो ज़ोनो करके साइड होती है। वहां पर आप जितना चाहो उतने केबी में ले जा सकते हो और जिस उसे डायमेंशन में लेना जाओ उसमें ले जा सकते हो। तो इजीली आपकी फोटो वहां क्रॉप हो जाएगी, हो जाएगा और उसको आप साइड पर जाकर क्या कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। जो कि आपको डैशबोर्ड में जाना है, लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डालकर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये तो जानकारी थी दोस्तों आपके एडमिट कार्ड की कि आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा वो वैसे नहीं मिलेगा, आपको पहले अपनी फोटो जमा करनी पड़ेगी, वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी फिर मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों मेन बिंदु के ऊपर, क्योंकि ये जो मेन बिंदु है ना ये बच्चों को परेशान कर रहा है। पहला कि वर्ग जो 6 से 8 वाले हैं और जो 9 से 10 वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी विद्यार्थीगण जिन्होंने 6ठी से 8वीं का फॉर्म भरा है और 9वीं से 10वीं वालों का फॉर्म भरा है, तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने अपना सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है, केवल मैं एसएसटी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सामाजिक विषय का अध्ययन का चयन करा होगा उनकी बात कर रहा हूं, वह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ में पॉलिटी एंड साथ ही साथ में जो आपका जो अलग अलग प्रकार से पॉल साइंस होता है उसकी बात करी गई है इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक। आगे बोला है किसी दो विषय का जिसमें एक विषम जो विषय होना चाहिए वो इतिहास या फिर भूगोल विषय अनिवार्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आप 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी हो या फिर 9वीं से 10वीं के विद्यार्थी हो और आपने जो अपना फॉर्म अप्लाई करा है वो सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करा है, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय, फॉर्म भरते समय ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इन चारों सब्जेक्ट में से किन्हीं दो सब्जेक्ट को चुनना अनिवार्य है आपको, और उनमें से दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको या तो इतिहास चुनना होगा या फिर भूगोल चुनना होगा, वो अनिवार्य है। कहने का मतलब है मानकर चलिए आप लोग, आपको चाहिए कि मैं इतिहास और भूगोल दोनों ले लेता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको या तो वो एक विषय चुनना होगा, या तो इतिहास चुनना होगा या फिर भूगोल चुनना होगा, ये अनिवार्य है आपका। जैसे कि कोई बच्चा सोच रहा है कि यार मैं नहीं एक अर्थशास्त्र ले लेता हूं, एक राजनीतिक शास्त्र ले लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको इतिहास या भूगोल में से एक चुनना ही चुनना होगा।
ठीक है, तो यहां छठी से आठवीं वालों के लिए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, 9वीं से 10वीं वालों को ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि छठी से आठवीं वाला जो सामाजिक विज्ञान वाला है वो सारी की सारी तैयारी करके बैठ रहा होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट को देख रहा होगा। लेकिन जो 9वीं 10वीं वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट नहीं देख रहे होंगे, वो केवल उन सब्जेक्टों को देख रहे होंगे जिस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने फॉर्म भरा होगा, अपने आप को एलिजिबल मान रहे होंगे। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, ये ट्विस्ट कर दिया कि आपको 2 सब्जेक्ट अनिवार्य चुनने होंगे। बताओ यार, फॉर्म भरते समय ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं थे, लेकिन अब यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ऐसी क्राइटेरिया है, तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां डाल दिया है इन्होंने। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका ये मेन बिंदु है जो कि आप बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर NIOS जो डीएलएड किए हुए हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए दोस्तों बिहार सरकार ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश था, अध्यादेश था, उसके आलोक में डीएलएड की जो डिग्री है उन्होंने कहा है मान्य है, मान्य मान रखी है। लेकिन क्या शर्त रखी, इन्होंने लिखा कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है और उनकी 18 माह की डीएलएड की डिग्री है तो वो मान्य है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग 10/8/2017 से पहले किसी जगह कार्यरत थे, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, या किसी ऐसी संस्था में जहां से आप लोगों को क्या मिल रहा था, आय मिल रही थी, आपको एक पूंजी मिल रही थी, कार्यरत थे, तो आप लोग जो है वो 18 महीने की डिग्री जो आपने करी है डीएलएड की NIOS से, वो मान्य है। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी गण हो तो वो यहां पर मान्य है, अपना फॉर्म डाला है उसने, तो जाइए पेपर दीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। वर्तमान स्थिति में बिहार सरकार ये कह रही है। आगे क्या होगा वो भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को मान्य माना गया है। ठीक है, लेकिन कहीं पर आप क्या होने चाहिए, कार्यरत होने चाहिए, तभी, ये नहीं कि घर बैठे और आप लोग हो जाए। अब आगे जाकर इसका प्रूफ मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक, आगे बोला है कि वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो कि आपकी दी गई थी एडमिट कार्ड डाउनलोड संबंधी प्रक्रिया करें, यानी कि वही बीएड डीएलएड वाली जो डिग्री थी उसको आपको फॉलो करना होगा, उसी को माना जाएगा। नहीं तो जैसे बीएड वालों को प्राइमरी से निकाल दिया गया तो बीएड वाले ऐसा ना करें, या डीएलएड वाले जो 18 महीने का कोर्स किया हुआ है वो जो कार्यरत नहीं थे वो ऐसा ना करें, उनको नहीं माना जाएगा। यहां पर इन्होंने साफ कहा है। आगे कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षा पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत या फिर कला विषय को छोड़कर उन्होंने आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, तो उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर आप लोगों ने संगीत और कला के विषय को छोड़ दिया जाए, ध्यान रखिएगा, छठी से 8वीं वर्ग के संगीत या कला के विषय में छोड़ दिया जाए, आपने या तो शिक्षा विभाग का या फिर पिछड़ा एवं अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के पदों को भरा है, तो केवल आप लोग किसका एग्जाम दोगे, शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय का परीक्षा दोगे, नहीं तो कोई नहीं। अगर आपने संगीत और कला लिया है और आपने विभाग वाला भी पेपर लिया तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो आपको केवल एक ही एग्जाम देना होगा और वो है शिक्षा विभाग का। ठीक, ये इन्होंने बोल रखा है। साथ ही साथ में दोस्तों सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करें। कहने का मतलब है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, आपने जो फोटोकॉपी उसकी निकाली है, तो कम से कम आपको 2 कॉपी लेके जानी है। अतिरिक्त कह रहा है ये, तो कम से कम 2 कॉपी लेकर जानी है, क्योंकि एक कॉपी वहां पर जमा कर ली जाती है और एक कॉपी आप अपने साथ घर पर लेकर आते हो। तो कृपया करके अपने साथ 2 कॉपी रख लीजिएगा, और साथ ही साथ में जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो रख लीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपके एग्जाम सेंटर में घुसने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ में परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 के उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लें, ये तो आप लोगों को पता ही है। और आपको जो है परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रवेश करना होगा। 1 घंटे के बाद अगर आप करते हो तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश करना होगा। वही वाली बात इन्होंने यहां पर कह रखी है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों समझ गए होंगे कि कौन कौन सा बच्चा एग्जाम दे सकता है और कौन कौन सा एग्जाम नहीं दे सकता है। तो ये थी दोस्तों आपके एडमिट कार्ड से इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा।
अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे उन दोस्तों के ऊपर जो कि सप्लीमेंट्री का वेट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले अतुल प्रसाद जी ने इसके लिए अपडेट दिया है। अपडेट क्या है? कुछ अपडेट ज्यादा नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा है कि जो भी विद्यार्थियों को अलग अलग सोशल मीडिया से अलग अलग जो डाटा दिए जा रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 32,000 पे आनी चाहिए, 40,000 पे आनी चाहिए, इस पे आनी चाहिए, उस पे आनी चाहिए, आंकड़े तो नहीं लिए, उन्होंने बस इतना कहा है कि अलग अलग जो अलग अलग जगहों पर वो बरगलाने वाली बात करी जा रही है, उनसे सावधान रहिए। केवल वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट उतने पर आएंगी जितना शिक्षा विभाग को पदों के बारे में जानकारी मिलेगी और शिक्षा विभाग जो हमें पदों के बारे में जानकारी देगा। केवल हम उतने ही सीट के ऊपर वेटिंग लिस्ट लाएंगे। कोई भी अपने मन में या फिर कोई भी अपने दिमाग में एक नंबर बिठा ले कि इतने पर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग को जो रिक्तियों की पता चलेगी और वो रिक्तियां जब हमें पता चलेंगी तो हम केवल उतने पर ही वेटिंग लिस्ट लाएंगे। कहने का मतलब वही है कि 4700 जो अभी बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो 4700 सीटों के ऊपर आएगी। तो अभी जो अलग अलग से लोगों के पास आ रहा था डाटा कि यार सीट जो है वो 40,000 प्लस खाली है, या फिर कोई कह रहा है 32,000 प्लस खाली है, या कोई कह रहा है कि 28,000 प्लस सीट खाली है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है वेटिंग लिस्ट? तो इसके मामले में जो अतुल प्रसाद जी उन्होंने साफ कह दिया कि मन में ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। जो भी रिक्तियों की सीट की जानकारी शिक्षा विभाग हमें देगा उसके ऊपर हम लोग क्या लाएंगे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे। बस इन्होंने इतना कहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इशारों में बात कही गई है, आप इशारों में समझ जाइए कि इधर उधर से डाटा लेने से कोई फायदा नहीं है। जो डाटा हमारे पास आएगा हम उसी के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ में इन्होंने अपने एक ट्वीट में यह भी जानकारी कर दी है कि जैसे हर साल बीपीएससी का कैलेंडर निकलता है वैसे ही बीपीएससी टीआरई का भी कैलेंडर निकलेगा और हर साल अगस्त के आखिरी महीने में इसको आयोजित करवाया जाएगा। तो बीपीएससी 3.0 की कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि 3.0 जो है वो आने वाले सालों में अगस्त के आखिरी महीने में देखने को मिलेगा। तो सभी के सभी दोस्त जो इसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने इसके अंतर्गत फॉर्म ना भरा हो 2.0 में, 3.0 में लग जाइए कमर कस के, क्योंकि जल्दी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देखेगा और एग्जाम कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा दिन समय। ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा एक अपडेट। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अपडेट हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।